बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सी एस एस पी एम एस एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलासफी में से हेगल की जो पॉलिटिकल फिलासफी है उस पर बात करेंगे और उसकी पॉलिटिकल फिलासफी को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले लेक्चर में मैंने मल्टीपल वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलासफर्स के बारे में जो है लेक्चर रिकॉर्ड किया है, और आप में से अगर किसी ने वो लेक्चर मिस किया है तो आप पिछले लेक्चर्स देखें, वहाँ पे आप जाके तमाम फिलासफर्स की पॉलिटिकल फिलासफी को समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ टुडे। ये एक इम्पॉर्टेंट यानी पॉलिटिकल फिलासफर थे, सो इनकी थ्योरी को समझना और इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना तमाम एस्पायरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमेशा की तरह एक आउटलाइन आपके सामने है। सबसे पहले मैं इनका एक इंट्रोडक्शन आपके सामने रखूँगा कि हैगल कौन थे। फिर उसके बाद जो एक उनका इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। ये एक इम्पॉर्टेंट इनकी एक थ्योरी है, कंसेप्ट है, उस पर बात होगी। फिर इसके अलावा इनका एक हेगेलियन डायलैक्टिक्स है, जो कि यानी जो सेकंड वन यहाँ पे जो चीज़ मेंशन है, इसी का एक आप कह सकते हैं कि दूसरा नाम है। इसके बारे में बात होगी। और हेगल को कहा जाता है कि फादर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। तो क्यों कहा जाता है? उनकी स्टेट के बारे में क्या थ्योरी थी, स्टेट के एंड के बारे में उनकी क्या अप्रोच थी, रूलर वो किस तरह का यूटिलाइज करते थे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, और एक इंडिविजुअल के राइट्स और रोल के बारे में उनकी क्या ओपिनियन थी, इस पर हम बात करेंगे। और लास्टली फिर इस लेक्चर को हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में और पेपर में क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में एंड करेंगे एक कंक्लूजन के साथ। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन आपके सामने है। उनका नाम जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल, जो कि 1770 में उनकी बर्थ हुई। वो एक प्रोविजनल ऑफिशियल के जो है वो बेटे थे। हेगल वॉज a remarkably late developer. He was diligent but undistinguished both at school and later as a theology student. तो उनकी स्टडी और उनके जो एक बचपन में जो उनका एक स्किल थी उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ही वर्कड एज अ प्राइवेट ट्यूटर फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स बिफोर obtaining his first lovely यूनिवर्सिटी पोस्ट एट द एज ऑफ 33। तो पहली जो उनको जॉब मिली वो ऑफिशियल वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर थी। उससे पहले उन्होंने स्कूल के अंदर एक प्राइवेट यानी टीचिंग की, और प्राइवेट ट्यूटर के तौर पे उन्होंने टीचिंग की। इट वॉज नॉट अंटिल 5 years लेटर ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट मेजर वर्क। तो यहाँ पे 33 ईयर की एज में जब उनकी जॉब हुई तो उसके 5 साल बाद उन्होंने अपना पहला जो वर्क था वो पब्लिश किया। दी फिनोमेनोलॉजी The Phenomenology of Spirit 1807, which outlined the evolution of human consciousness। तो ये उनका एक वर्क था जिसको आपने याद रखना है। हैगल वॉज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एट बर्लिन फ्रॉम 1818 until his death in 1831। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैरियर वाइज उनकी जो एक अच्छी डेवलपमेंट थी कि प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एट बर्लिन। Hegel was a major influence upon European thought generally and had much to say about politics set out in detail in his philosophy of right। ये उनकी एक फिलासफी थी, और उनकी जो फिलासफी का इम्पैक्ट है वो यूरोपी जो कंट्रीज थे, स्टेट्स थे, रीजन थे, उसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ। अच्छा, मैंने बात की थी उनका एक कंसेप्ट ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। अब वो क्या, इसको देख लेते हैं। ये कंसेप्ट आपने बड़े गौर से समझना है, बहुत आसान है। हेगल ने इसको क्या लॉजिक डायलैक्टिक के तौर पे भी इसको जो है वो उसने कह के पुकारा। In the dialectic, things turn into opposites and then into something that brings together the two opposites in a higher synthesis। मैं ये कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। It means when spirit exists, it gradually turns into its opposite, the matter antithesis, and finally, when the two spirit and matter conflicted, a higher came together in a higher form, humanity synthesis। अच्छा, यहाँ पे वो ये कह रहा है एक आसान लफ्ज़ों में आपने तीन चीज़ें समझनी है। व्हाट इज थीसिस, व्हाट इज एंटीथीसिस एंड व्हाट इज द सिंथेसिस। पहली चीज़ ये कि एक सोच डेवलप हुई, एक अप्रोच डेवलप हुई, एक ओपिनियन डेवलप हुई। जो फर्स्ट ओपिनियन डेवलप हुई उसको थीसिस कहा गया। अच्छा, पहली ओपिनियन को देखते हुए उसके बारे में जो एक सेकंड थाट आई, जो
यानी उसके ऑपोजिट थाट आई, जो एक उसका दूसरा पर्सपेक्टिव आया, तो उसको एंटीथीसिस कहा गया। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि जब फर्स्ट थाट और सेकंड थाट मिली हैं और उसमें कुछ चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, एक ने दूसरे को क्रॉस किया है, पहली में इम्प्रूवमेंट हुई है, दूसरे में मज़ीद जो है कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। जब दो अप्रोचेज़, दो थाट्स और दो आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस मिली हैं, तो जो थर्ड ऑब्जर्वेशन जनरेट हुई है, जो थर्ड ओपिनियन जनरेट हुई है, जो थर्ड रीडिंग जनरेट हुई है, और जो थर्ड ओपिनियन जो है वो एक किसी चीज़ के बारे में डेवलप हुई है, तो वो सिंथेसिस कहलाई है। तो ये ओपिनियन भी हो सकती है, ये जो है वो थीसिस भी हो सकती है, ये जो यानी सिस्टम भी हो सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस से मुतल्लिक हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बात समझने की कि ये यानी जो कंसेप्ट है, जो तीन फेजेस हैं या तीन अप्रोचेज हैं, ये थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव भी हो सकता है और ये एक सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट भी हो सकती है। अब ये बात मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कि थियोरेटिकल एस्पेक्ट में मसलन किसी चीज़ के बारे में एक ऑब्जर्वेशन हुई है, वो थॉट वन कहलाई, उसको कहा गया थीसिस का। किसी चीज़ के बारे में दूसरी ऑब्जर्वेशन हुई है, पहली को थोड़ा सा क्रिटिक अंदाज में देखते हुए और उसका एक अपोजिट ओपिनियन देखते हुए, तो एंटीथीसिस कहलाई है। अच्छा, जब इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी हुआ है, एनालिसिस हुआ है, तो वो क्या कहलाई है? सिंथेसिस। अच्छा, प्रैक्टिकल यानी एस्पेक्ट में इसको कैसे देखा जा सकता है कि एक सिस्टम डेवलप हुआ है, उसको देखते हुए एक दूसरा उसके ऑपोजिट कुछ चीज़ें जो पहले सिस्टम से यानी ऑपोजिट थी वो डेवलप हुई हैं। फिर उन दोनों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके एक थर्ड सिस्टम जनरेट हुआ है जिसको सिंथेसिस कहा जा सकता है। तो ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस आप कह सकते हैं, या एक डेवलप्ड जो है वो मॉडल कहा जा सकता है। सो अब इस चीज़ को मज़ीद आगे मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये चीज़ें बार बार यहाँ पे एक्सप्लेन है कि डायलैक्टिक्स का क्या यानी कंसेप्ट है। He believes that the evolution of ideas occurs through a dialectic process. This is a concept gives rise to its opposite idea. As a result, third view emerges, which is the synthesis or the high level of truth. तो वही बात है जो कि मैंने आपको समझा दी है. For Hegel, the actual is the reason. It may be called an idea or thought. The reason is the outcome of the idea or thought, while an idea or thought is the result of reason. तो ये इसका एक यानी जो उसने एक रीज़न के बारे में, थॉट के बारे में जो एक उसकी अप्रोच थी कि रीज़न क्या है। रीज़न उसने कहा कि किसी की चीज़ के बारे में जो फाइंडिंग है, जो 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 रीजनिंग है, वो किसका आउटकम है? एक थॉट प्रोसेस का, एक आइडिया का, एक किसी चीज़ के बारे में ऑब्जर्वेशन का, उसके नतीजे में रीजनिंग ने जन्म लिया। जबकि आइडिया जो है वो क्या है? जो वो आउटकम किसका है? रीज़न का है। तो ये उसने एक इन्वर्स प्रोपोर्शन में जाके इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ आइडिया एंड व्हाट इज़ द थॉट। ही argues that to know the reality we need to know the ideas first, but to know the ideas we need to resort to the reason behind the outburst of the ideas. Hegel says that there are various reasons which give rise to new ideas because during the developmental process of those ideas, certain obstructions occur which pave the way for the rise of a third idea. तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि एक न्यू आइडिया होता है, आपका रीजनिंग काम करते हैं और उसके बाद एक न्यू आइडिया इमर्ज हुआ, तो वो डेवलपमेंटल फेज में जाके वो आइडिया मज़ीद जो है वो रेक्टिफाई हुआ। पहले वो थोड़ा सा उसमें एडिशन हुई, कुछ चीज़ों को वहाँ पे जो है वो माइनस कर दिया गया पहले आइडिया से, और जब दूसरा आइडिया डेवलप हो गया, फिर दो आइडियाज़ के बीच से एक कंपैरेटिव जब एनालिसिस हुआ, ऑब्जर्वेशन, इसके नतीजे में एक थर्ड आइडिया इमर्ज हुआ जो कि ज़्यादा आइडियलाइज मालूम हुआ और उसको अडॉप्ट कर लिया गया। तो ये उसका एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव था। यहाँ पे भी वही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि आप फर्दर स्टडी कर लीजिएगा। अगर इसकी समझ ना आए तो आप मुझे पूछ सकेंगे कमेंट्स के अंदर भी, और जो गिवन नंबर है यहाँ पर भी। चीज़ें जो कि रिपीट हो रही हैं तो मैं इसको जो है बार बार एक्सप्लेन नहीं करता। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे उसने थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस को एक्सप्लेन किया है पॉलिटिकल सिस्टम के एस्पेक्ट में। हेगल अप्लाइज द सेम कंसेप्ट टू द गवर्नमेंट एज वेल। डिस्पोटिज्म, डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी। उसने कहा जी एक पहला एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेवलप हुई जिसको डिस्पोटिज्म कहा गया, वो एक थीसिस थी। उसको देखते हुए एक नया सिस्टम जो है वो एक डेवलप हुआ जो उसके अपोजिट था, वो डेमोक्रेसी था जो कि एंटीथेसिस था। अच्छा, इन दो को यानी नंबर वन ये
नंबर वन ये, और ये नंबर टू। इन दो को देखते हुए थर्ड फॉर्म ऑफ सिस्टम ने जो है डेवलपमेंट की, वो अरिस्टोक्रेसी कहलाया, जो सिंथेसिस कहलाया। अकॉर्डिंग टू हेगल दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। द सिंथेसिस will finally become a thesis and then an antithesis will rise and ultimately lead to synthesis। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि जब ये एक अरिस्टोक्रेसी डेवलप हो गई, सिंथेसिस डेवलप हो गया, थर्ड आइडिया जनरेट हो गया, उसके बाद अल्टीमेट वही है, बल्कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि शफल होता है। दोबारा से एक सिस्टम डेवलप हुआ, उस पर एतराज़ात होंगे, उस पर रिसर्च होगी, उससे लोग बेजार आएंगे, उससे तंग होंगे, तो दोबारा से एक नया सिस्टम डेवलप होगा, फिर उसके बाद वो एक इवाल्व होकर सेकंड फेज में जाएगा, फिर एक नया सिस्टम डेवलप होगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है थीसिस, एंटीथीसिस और अरिस्टोक्रेसी का, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में भी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी। अच्छा जी, Hegel conception of the fully developed state was therefore a complex dialectic synthesis of the different levels of social life, family, civil society, and the state itself. It is through participating in these different levels that individual finds self-expression and fulfillment. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली उसके पॉलिटिकल कंसेप्ट के ऊपर कि उसको क्यों कहा जाता है फादर ऑफ टोटालिटेरिज्म, और स्टेट के बारे में उसके क्या व्यूज़ थे। इन हेगल फिलोसफी, माइंड और गॉड इज नॉट सम सेपरेट बीइंग बट आवर सेल्व्स। Each one of us is part of all, the collective mind, and it is only through human thought that mind, a spirit, or God can express or understand itself. वेरी सिंपल इनकी एक फिलासफी है, जिसकी आप उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे तो समझ आएगी। इसकी जो यानी कॉम्प्लेक्सिटी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इन अचीविंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग गॉड, मैनकाइंड इज नो लॉन्गर alienated. The world is no longer a strange place, but is an objectification of the mind, which is ultimate reality। तो उसने वर्ड के बारे में यहाँ पे जो है वो फिलासफी पेश की। ही कॉल स्टेट इज, यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस के एस्पेक्ट में, जो कि समझने का है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ही कॉल्स स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ and the ultimate objectification and manifestation of reason, family, civil society, and finally the state। अच्छा, यहाँ पे क्या मतलब है, इसको आप लिंक करें इसकी जो पिछली पॉलिटिकल फिलासफी थी, या जो डायलेक्ट्रिक की, उसके साथ। ठीक है, वहाँ पे उसने क्या कंसेप्ट दिए थे, तीन थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। यहाँ पे वो कहता है कि जो स्टेट है, जो जो इंडिविजुअल है, जो जो इंसान है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, फर्स्टली वो इंडिविजुअल से फैमिली की फॉर्म में एक थीसिस, फैमिली की फॉर्म में जो है एक अपनी सोशल लाइफ जो है वो डेवलप करते हैं, जो कि इसका फेज़ वन है, जो कि थीसिस कहलाता है। फिर वो ये कहता है जी फैमिली इवॉल्व हो गई है, फैमिली बन गई है, फैमिली की फॉर्म में इंसानों ने रहना शुरू कर लिया है। तो उसके बाद वो जो सेटअप फैमिली का है, वो किस में जो है वो डेवलप हो गया है, वो सिविल सोसाइटी की फॉर्म में डेवलप हो गया है। कि पहले मरल में इंडिविजुअल मिले, उन्होंने फैमिली बनाई, फिर फैमिलीज मिली, उन्होंने सिविल सोसाइटी बनाई। अच्छा, एक सोसाइटी जब डेवलप होगी है तो फाइनली मल्टीपल सोसाइटी जब डेवलप होंगी, मल्टी कल्चरल लोग एक जगह पे रहना शुरू करेंगे, तो वो एक स्टेट की फॉर्म में आ जाएंगे, और वो अल्टीमेटली इस सोशल लाइफ का उसकी एक डेस्टिनेशन होगी। तो यहाँ से आई बिलीव कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप इसका जो फिलॉसफी थी उसकी समझ आ गई होगी कि कैसे उसने एक्सप्लेन किया कि एक फैमिली, सिविल सोसाइटी और स्टेट कैसे थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की फॉर्म में डेवलप हुई। स्टेट के बारे में मजीद वो कहते हैं स्टेट इज एंड, वो एक स्टेट जो है वो एंड है किसी सोशल उस सिस्टम का। देयरफॉर इट इज़ ऑल अबाउट अदर इंस्टीट्यूशन, बॉडीज एंड इंडिविजुअल। The state is unchecked by moral laws, but because it is in self is the creator of morality। तो स्टेट के बारे में उसके ये व्यूज हैं। The state is the truest interpreter of the tradition of the community। The state is the actual existing and realized moral life। The state is a means to enlarge freedom and restrict freedom। Freedom is an outstanding characteristic of modern state। The state helps men to fulfill themselves। तो ये स्टेट के बारे में उसने जो स्पेसिफिकेशन या करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, तो इनको आपने याद रखना है। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा जी,
रूलर ऑफ द स्टेट के बारे में वो क्या कहता है, वो कहता है जी ही गेव द कंसेप्ट ऑफ अ स्टेट दैट ग्रांट्स द मैक्सिमम राइट्स टू इट्स पीपल बट ऑल द पावर शुड रिमेन विद द रूलर। वो कहता है जी उसके मुताबिक स्टेट ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोगों को तमाम हकूक मिले, लेकिन हकूक मिलने के साथ जो अथॉरिटी है, जो पावर है, जो जो रूल करने की अथॉरिटी है, वो किसके पास रहनी चाहिए, रूलर के पास। ही शुड बी एन एब्सोल्यूट मोनार्क। तो ये नहीं, इसको क्यों फादर ऑफ टोटलिटेरिज्म कहा जाता है, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि उसने एक जो टोटल पावर है, जो एब्सोल्यूट पावर है, वो किसके हाथ में दे दी, स्टेट के रूलर के हाथ में दे दी। अच्छा, इंडिविजुअल के बारे में उसके क्या व्यूज़ हैं। The individual has moral values because he is part of the state, which is the complete actualization and manifestation of reason and spirit. He abhorred the Greek city-states because they are submerged individuals. So, डियर स्टूडेंट्स, ये था इसका एक हेगल का पॉलिटिकल कंसेप्ट। ये बहुत कम होता है ऐसा कि इसका ये नहीं अलग से सवाल आ जैसे ये नहीं एग्ज़ाम के अंदर 20 मार्क्स का इसका कंपैरिजन पूछा जाता है समटाइम्स किसी और पॉलिटिकल फिलासफी की थ्योरी, फिलासफर की थ्योरी के साथ कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। और इसका इसका ये जो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मज़ीद यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने इस कंसेप्ट की डेवलप करनी है। और एग्ज़ाम के अंदर अपना यानी मटेरियल बढ़ाने के लिए, एक अपना नॉलेज बिल्ड करने के लिए आपने इसके ऊपर अच्छी स्टडी करनी है। इसका कंसेप्ट बहुत आसान है। सिर्फ दो चीज़ें आपने इसके एस्पेक्ट में याद रखनी है, एक इसका थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस जिसको उसने क्या कहा, डायलैक्टिक। और दूसरा इसका कंसेप्ट जो जिसको क्यों फादर ऑफ टोटलिटेरिज्म कहा जाता है, इसको आपने याद रखना है। उसमें मोनार्क उसने कैसा कहा कि एब्सोल्यूट मोनार्क होना चाहिए, स्टेट के पास सारी पावर होनी चाहिए, लोगों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जो पावर है वो स्टेट के पास होनी चाहिए। तो ये इसके दो मुख्तलिफ तरह के कंसेप्ट हैं जिनको आपने समझना है और फिर आपने इसके ऊपर स्टडी करनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़ीद एक और पॉलिटिकल फिलासफी पे डिस्कशन करेंगे। तो कोई भी चीज़ अगर समझ ना आई हो तो आप इस नंबर पे जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वहाँ पे भी रिस्पॉन्ड करूँगा। और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंग्लिश ऐसे और मल्टीपल जो CSS और PMS के सब्जेक्ट्स हैं उसके रिलेटेड आपको जो है वो गाइडेंस मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।